हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है। इसमें भी पेपर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ कर जाइएगा पेपर में। चलिए देखते हैं द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल टू एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। जो किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल होता है, वो जो भी लेजिस्लेशन में कुछ भी जो ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, मतलब जो भी उस एक्ट को, मतलब उस एक्ट के द्वारा जो भी अचीवमेंट्स करनी होती है, उसका एक छोटा सा व्यू दे देता है प्रीएम्बल। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट एंड मैनी अ टाइम्स वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। ये बहुत मतलब एक स्टैट्यूट का एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, और कभी कभी ये जो भी पॉलिसीज़ होती है उस एक्ट में, उसे भी समझने में हेल्प करता है। It expresses what we had thought or dreamt for so long. The constitution makers gave to the preamble the place of pride. मतलब constitution makers ने preamble को क्या कहा है? The place of pride. के.एम. मुंशी ने कहा है horoscope of constitution. ठाकुर दास भार्गवा ने कहा है soul of the constitution. एन.ए. पालकीवाला ने कहा है identity card of the constitution. The preamble of Indian constitution is based on the objective resolution written by Jawaharlal Nehru. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जो कि दिया था, मतलब जो कि लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। मतलब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और एक्सेप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। It embodies in a solemn form all the ideals and aspirations for which the country had struggled during the British regime. ये उन सभी चीज़ों को बताता है जब जो कंट्री ने स्ट्रगल किया जबकि यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। इसके बाद देखते हैं द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स। अब ये जो है, ये पूरा प्रीएम्बल का क्या है वो बताया गया है। इसको आप अच्छे से एकदम बार बार पढ़िए, ये आपके याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो तो आपको आना ही चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, then liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं प्रीएम्बल में वो देख लेते हैं। वी द पीपल, सबसे पहले जो मैंने अलग कलर से लिख रखे हैं, ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं। सबसे पहले क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, देन सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रीएम्बल सबसे पहले है वी द पीपल। दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो इंडिया की जनता है वो है, जो इंडिया के पीपल है तो वो है, ठीक है। देन सॉवरेन, सुप्रीम और इंडिपेंडेंट, विच मीन्स इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट अपॉन एनी आउटसाइड अथॉरिटी। ये मतलब इसमें बताया गया है कि इंडिया अब किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सॉवरेन हैज़ टू डायमेंशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसके दो डायमेंशंस होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंडिया इज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होता है? मीन्स द सॉवरेनिटी इज इन इंटरनेशनल लॉ, विच मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट्स। एंड इंटरनल सॉवरेनिटी इज द right of a nation to be free of internal forces of disruptions to its rights and freedoms to exercise the internal governance of its society and territories. Its membership of the Commonwealth of Nations and that of the United Nations organization do not restrict her sovereignty. मतलब जो इंडिया की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो इस बात से कुछ भी अफेक्ट नहीं होगी कि जो इंडिया है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का कोई मेंबर है या यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है।
ये उस बात से सॉवरेनिटी अफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद है सोशलिस्ट, एडिड टू द प्रीएम्बल ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946। इसमें दो चार जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd है और 44th है, 24, 25 फर्स्ट अमेंडमेंट। तो जो ये सोशलिस्ट वर्ड है ये जो हमारे प्रीएम्बल में कब सम्मिलित किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसमें ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में से कि हमारे जो 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या वर्ड जुड़े और उनका क्या मतलब है हमारे प्रीएम्बल में। तो आप इससे भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इट मीन्स दैट वी विल हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या होता है? मीन्स एवरीवन इज इक्वल डिस्पाइट व्हाट देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब हम सब एक बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की कास्ट अलग है, कलर अलग है, क्रीड, सेक्स, रिलीजन या लैंग्वेज में कोई डिस्टिंक्शन है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो पीपल हैं इंडिया के वो हमेशा इक्वलिटी पर रहेंगे। फिर है इकोनॉमिक इक्वलिटी, मीन्स दैट गवर्नमेंट विल एंडीवर टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इक्वल एंड प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से करेगी और एक डिसेंट स्टैंडर्ड पीपल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगी। इन एक्सेल्वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट विद द एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट a portal is open to lean the judgments in favor of nationalization and state ownership of the industry। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक वर्ड शामिल किया गया है हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पोर्टल होगा वो जजमेंट नेशनलाइजेशन के फेवर में भी दे सकता है और स्टेट ओनरशिप के फेवर में भी दे सकता है। बट द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द प्राइवेट ओनर्स। फिर इसके बाद केस आया मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का। इसमें क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिज्म टू क्रिस्टलाइज अ सोशलिस्टिक स्टेट सिक्योरिंग टू इट्स पीपल सोशो इकोनॉमिक जस्टिस बाय इंटरप्ले ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर इसके बाद केस आया डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा The SC has held that the basic framework of socialism is to provide a decent standard of life to the working people and especially provide security from cradle to grave। इसमें ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसमें क्या है? This is a blend of Marxism and Gandhism leaning heavily towards Gandhian socialism. This is the type of socialism which we wish to establish in our country। फिर एक और वर्ड यूज़ किया गया इसमें सेकुलर, ऑल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में। इसमें क्या था? द वर्ड सेक्युलर इम्प्लाइज इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस। सेकुलर का मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया में कोई भी एक नेशनल रिलीजन नहीं होगा, हमारे इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं वो सब इक्वल हैं और वो इक्वल इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं। इंडिया therefore does not have an official state religion। यही बात कही गई है कि इंडिया में कोई भी एक स्टेट ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। गवर्नमेंट को किसी भी रिलीजन के फेवर में डिस्क्रिमिनेट नहीं करने दिया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन दे चूज। हाँ, इंडिया में हर पीपल को, हर पर्सन को एक राइट होगा कि वो अपने मर्जी के धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब कि फैला सकता है। फिर एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कहा गया द एससी हैज हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसके बाद आया सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स का केस 1974 में। द कोर्ट सेड दैट सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। सेकुलरिज्म मीन्स elimination of God from the matters of the state and the state has nothing to do with the religion of the people। सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो भी स्टेट के मैटर्स होंगे उसमें गॉड का कुछ भी नहीं होगा। आई मीन उसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पर्सन इस रिलीजन का है तो इसे कम सज़ा दी जाए, ये पर्सन इस रिलीजन का है तो इसे ज़्यादा सज़ा दी जाए। इसमें गॉड का कुछ भी मतलब मैटर नहीं करेगा कि वो कौन से रिलीजन को बिलीव करता है।
then it was held that although the words secular state are not expressly mentioned in this constitution, but there can be no doubt that the constitution makers wanted to establish such a state. ये कहा गया कि although मतलब जहाँ मतलब यद्यपि जो एक सेकुलर स्टेट है वो मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। फिर इसके बाद अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। द SC has held that secularism has a positive meaning that is developing understanding and respect towards different religions. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक सेकुलरिज्म है वो एक पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। इसका मतलब है डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना और रिस्पेक्ट करना डिफरेंट रिलीजन्स को। इसके बाद है डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक भी एक वर्ड है जो कि हमारे प्रीएम्बल में है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थ्रू फ्री फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स, union, state and local, by a system of universal adult franchise popularly known as one man one vote. इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इसमें जो पीपल है जो इंडिया के वो अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं अपने वोट देकर। जो एक अडल्ट फ्रेंचाइज हमारे इंडिया में कैरी लाया गया है, वन मैन एंड वन वोट। उसके बाद रिपब्लिक। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज एन एंटिटी इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। इसका मतलब है कि एक हेड मतलब चूज किया जाएगा, मतलब कि उसे इलेक्ट किया जाएगा और डायरेक्टली किया जाएगा या इनडायरेक्टली किया जाएगा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। इसके बाद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या है? अबोलिशन ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम सोसाइटी, मतलब कि जो भी इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटीज में उन्हें मिटा देना। पॉलिटिकल जस्टिस है एलिमिनेशन ऑफ अनरीजनेबल डिस्टिंक्शंस इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ स्टेट। जो भी अनरीजनेबल डिस्टिंक्शंस है हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में उन्हें हटा देना। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। ये हमारा DPSP में भी है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, मतलब कि हर इंसान को आज़ादी होगी इंडिया में कि वो अपने मर्जी का कुछ भी धर्म या किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकता है, उसमें फेथ कर सकता है, उसकी वर्शिप कर सकता है। लिबर्टी इज अ स्टेट वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इन मैटर ऑफ रिलीजन। इक्वलिटी, स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू सिटीजन्स। Then fraternity. Fraternity means a spirit of oneness and brotherhood for ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. इसका मतलब है कि हमारे जो इंडिया के लोग होंगे वो भाईचारे से रहेंगे और नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी का ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है द पर्पस इट सर्व्स। द प्रीएम्बल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस, मतलब कि क्या पर्पस बताता है प्रीएम्बल का, मतलब प्रीएम्बल का क्या पर्पस है। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आया है मतलब द पीपल ऑफ इंडिया से। इट कंटेन्स द इनेक्टिंग क्लोज विच ब्रिंग्स इनटू फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनेक्टिंग क्लोज कैरी करता है, ब्रिंग करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। It declares the great rights and freedoms which the people of India intended to secure to all its citizens. ये बताता है राइट्स और फ्रीडम जो कि पीपल ऑफ इंडिया को दिए जाने चाहिए। एंड द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी विच वॉज टू बी स्टैब्लिश। और बेसिक टाइप किस टाइप की गवर्नमेंट बनानी चाहिए और पॉलिटी बनानी चाहिए वो भी हमारा जो प्रीएम्बल है वो ही बताता है। इसके बाद है इट इज़ ordained by the people of India through their representative assembled in a sovereign constituent assembly. It declares that the source of authority under the constitution is the people of India and there is no subordinate to any external authority. कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया ही है और कोई नहीं है। कैन बी प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो प्रीएम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। बिकॉज जो आर्टिकल 368 है वो पावर देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जा सकता है। प्रीएम्बल क्रिएट्स एन इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अमेंडमेंट। प्रीएम्बल बताता है मतलब कि वो एक इम्प्लाइड लिमिटेशन लगा देता है पावर ऑफ अमेंडमेंट पर। द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कंटेन करता है बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, देन कॉन्सिक्वेंटली अमेंडिंग पावर कैन नॉट बी यूज्ड एज टू डिक्लेयर और डैमेज दीज बेसिक फीचर्स मेंशन इन द प्रीएम्बल। जो पावर है अमेंडमेंट की वो यूज़ नहीं कर सकते हैं आप प्रीएम्बल में, जो भी पावर्स दी गई है, उन फीचर्स दिए गए हैं उन पर अमेंड करने में। इन बेरुवाई केस 1960, इसमें 7 जज की बेंच बैठी थी। एक प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स। प्रीएम्बल की है जो कि फ्रेमर्स के माइंड को खोल देता है, ये इस केस में कहा गया था। नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो कैन नॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। इसमें ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसे अमेंड नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर। फिर केशवानंद भारती श्री पादगलवारू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, 13 जज की बेंच बैठी थी इसमें भी। इसमें क्या कहा गया, प्रीएम्बल इज नॉट सोर्स ऑफ पावर और द सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मतलब एक सोर्स नहीं है पावर का, या लिमिटेशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन पर लगाई जा सकती है। वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। इसमें कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट कैरी करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसलिए इसे अमेंड करा जा सकता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या क्या वर्ड यूज़ किए गए, ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एंड द प्रीएम्बल में। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ एडेड हुई थी हमारे प्रीएम्बल में। तो इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी हैज़ इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। द वर्ड integrity is intended to put an end to separatist tendencies and make people feel that every part of India is their home. इंटीग्रिटी का मतलब है कि कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक हर पीपल को लगना चाहिए कि उसका कोई भी पार्ट है इंडिया का वो उसी का पार्ट है, मतलब जहाँ वो रह सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पेपर में अधिकतर पूछा जा सकता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए थे द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में, मतलब पेपर में अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।